हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुमार पीसेस एकेडमी। कुमार पीसेस एकेडमी के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस नए एपिसोड के माध्यम से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आप देखेंगे डेडिकेटेड है पूरी की पूरी यूपी पीसीएस परीक्षा 2023 को लेके। राइट, यूपी पीसीएस 2023 की परीक्षा आप जानते हैं मई के महीने में कंडक्ट की जाएगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे आर ओ और भविष्य में आप जानते हैं वीडियो का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इन 3-4 परीक्षाओं को टारगेट करते हुए हम बेसिकली आप देखेंगे प्रीलिम्स ओरिएंटेड हम जो कुछ टॉपिक कवर करेंगे इस सीरीज के माध्यम से। और आप जानते हैं कि जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, आर ओ के जो एग्ज़ाम्स है, उसमें जीएस को बहुत गहराई से अब पूछा जाने लगा है। तो मेरा ऐसा प्रयास होगा दोस्तों इस सीरीज़ में कि कुछ ऐसे हमने टॉपिक्स चूज किए दोस्तों। काफ़ी रिसर्च के बाद हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स फाइंड आउट किए हैं जिनसे आप देखेंगे लगातार एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते रहे। तो मेरा ऐसा मानना कि अगर उन सभी टॉपिक्स को एकदम क्लियर सरल भाषा में आप सब तक डिलीवर कर दिया जाए तो निश्चित ही आप सब बहुत अच्छा एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और दोस्तों, एक बार इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए तो आपको निश्चित ही इस वीडियोज़ की इन जो भी हम टॉपिक्स करेंगे इनकी क्वालिटी से आप वाकिफ़ हो जाएंगे। राइट दोस्तों, जैसा कि पहले आपसे बताया गया कि पूरी की पूरी ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्लासेस होंगी, एकदम फ्री क्लासेस होंगी दोस्तों। एकदम सरल भाषा में आपको बताया जाएगा। पर डे हम 4 से 5 टॉपिक कवर करेंगे। और जैसा कि आपसे बताया जा रहा है कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, तो इन वीडियोज़ में हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बातों को कवर करने का प्रयास करेंगे जो आपकी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सवाल के तौर पे। राइट, किसी भी आलतू फालतू के फैक्ट्स को, किसी भी आलतू फालतू की चर्चा को करने से हम परहेज करेंगे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को और देखते हैं आज हम किन टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम केवल बात करेंगे इन 3 टॉपिक्स के बारे में। हम नरेगा के बारे में चर्चा करेंगे, आरबीआई के बारे में हम चर्चा करेंगे, इसके साथ साथ अर्बनाइजेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। इन 3 टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। और जैसा कि आपसे पहले बताया गया, हम इन टॉपिक्स को करेंगे प्रीलिम्स ओरिएंटेड। राइट, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कवर करने का प्रयास करेंगे। राइट, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको ठीक लगे तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें अपने फीडबैक से अवगत जरूर कराइए। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है नरेगा। राइट, नरेगा जिसे दोस्तों आप मनरेगा भी इसे कहते हैं। राइट, इसके बारे में जो इसकी बेसिक बातें हैं उनको देख लेते हैं। प्रीलिम्स में आप जानते हैं जो इसकी बेसिक फीचर्स होते हैं, जिन्हें आप सेलिएंट फीचर कहते हैं, उनसे सवाल घुमा फिरा के सवाल डिराइव किए जाते हैं। राइट, नरेगा दोस्तों आप जानते हैं महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। ये एक प्रकार से रोजगार आपको सुनिश्चित कराने की बात करता है। राइट, ये जो एक्ट है, अधिनियम है, ये कब का है सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, 2005 का। 2005 का ये अधिनियम है। ये आपको क्या प्रोवाइड करने की बात करता है, तो इट इंश्योर्स द राइट टू वर्क। आपको काम प्रोवाइड करने की बात करता है, राइट टू वर्क। राइट, और आपको ध्यान रखना है कि ये किस मंत्रालय का ये इनिशिएटिव रहा है, किस मंत्रालय के द्वारा इसको जो है शुरू किया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। राइट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने वर्ष 2005 में इसको जो है शुरू किया था। लेटर फ्रेंड्स आप देखेंगे 2006 में इसे जो है देश के संपूर्ण देश के 200 डिस्ट्रिक्ट्स में इसे जो है शुरू किया गया था। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे वर्ष 2008 में इसे पूरे के पूरे देश में जो है लॉन्च कर दिया गया था, शुरू हो गया था। राइट, आप ध्यान रखेंगे। फिर आप देखेंगे अवधि एक आती है वर्ष 2009 की। 2009 में आप देखेंगे दोस्तों ये जो नरेगा था इसका नाम हो गया मनरेगा। इसके साथ एमजी जुड़ गया, यानी इसका पूरा फुल फॉर्म हो गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए जो नरेगा था ये बेसिकली मनरेगा कब बना, तो वर्ष 2009 में। राइट, आप ध्यान रखेंगे। अब जो मनरेगा इसके हम की फीचर्स यानी जो सेलिएंट फीचर्स हैं उनको हम देख लेंगे। दिस वन, इसमें क्या बात की जाती है, तो इसमें बताया जाता है कि ये जो भी इसके बेनिफिशरीज होंगे उसके 1/3 बेनिफिशरीज होंगे वो कौन होंगी, तो वीमेन होंगी। ये आप ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि जो वीमेन का परसेंटेज है वो कितना होता है, कितने वीमेंस को इसमें जो है बेनिफिशरीज के तौर पर मान्यता दी जाती है, तो आप बताएंगे 1/3। इसके साथ साथ ये क्या इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है मिनिमम 100 डेज ऑफ अनस्किल्ड लेबर। राइट, 100 दिन का ये काम आपको प्रोवाइड करता है एक वर्ष में। और जो भी इसकी प्रकृति क्या होती है, अनस्किल्ड होता है। राइट, अनस्किल्ड मैनुअल लेबर किसे प्रोवाइड किया जाता है ये काम, जो रूरल हाउस होल्ड्स होते हैं उनको।
रूरल हाउस होल्ड्स के ऐसे जो एडल्ट होते हैं जो कि काम करने के लिए वॉलंटियर होते हैं, जो काम करना चाहते हैं, तो उनको जो है काम प्रोवाइड करने की ये बात करता है, आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें एक प्रावधान भी ये भी किया गया है कि अगर आप मान लीजिए आज काम की डिमांड करते हैं और उसके 15 दिन तक अगर आपको काम प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो फिर आपको कुछ अलाउंसेस भी देने की बात की गई है इस एक्ट के माध्यम से, राइट। अब ध्यान रखेंगे, द रूरल हाउस होल्ड्स आर एलिजिबल फॉर अलाउंसेस इफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन 15 डेज ऑफ डिमांड। आपकी मांग से 15 दिन के अवधि के अंदर निश्चित ही आपको जो अनस्किल्ड रोजगार है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, राइट। इसके साथ साथ इसमें एक फैक्ट और आपको ध्यान रखना है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ये मनरेगा है दोस्तों, इसका सोशल ऑडिट भी होता है, सोशल ऑडिटिंग भी होती है। किसके द्वारा होती है? ग्राम सभा के द्वारा है, राइट। अवधि क्या है? तो हर 6 महीने में कम से कम एक बार जरूर होना चाहिए इसका सोशल ऑडिट, राइट। तो ये कुछ इसके सेलिएंट फीचर्स थे, आपको ध्यान रखने हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये कब का है? 2005 का है, राइट। 2009 में इसका नाम हो गया मनरेगा। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। किस मिनिस्ट्री का है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, राइट। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक पे। दोस्तों आप जानते हैं जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, आप अगर इससे पहले आपने प्रीलिम पीसीएस का एग्ज़ाम दिया होगा या फिर अपने आरओ या आरओ के एग्ज़ाम दिए होंगे, आपने देखा होगा कि उन सभी परीक्षाओं में लगातार जो है इस टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं। दोस्तों हमने सवाल को आज के इस एपिसोड में इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। मेरा प्रयास है कि सिर्फ कम समय में आपको क्वालिटी चीज़ें सिर्फ प्रोवाइड कर दी जाए। क्वेश्चंस को आप अनसॉल्व पेपर से आप वहाँ से उनको खंगाल सकते हैं। आप देखेंगे, आप पाएंगे कि लगातार सवाल पूछे गए हैं, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बात करेंगे आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आपको एकदम बेसिक बातें सबसे पहले मालूम होनी चाहिए। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों कब? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से। ये आप ध्यान रखेंगे। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को किस अधिनियम के माध्यम से? तो आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से। और किसकी सिफारिशों पर? किस कमीशन की सिफारिशों पर? तो आप ध्यान रखेंगे हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों पर के आधार पर जो है इसकी स्थापना की गई थी। 3 फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। स्थापना कब हुई थी, अधिनियम कौन सा था, और किस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर इसकी स्थापना हुई थी? हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर, राइट। दोस्तों पहले आप देखेंगे जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका मुख्यालय जो था, सेंट्रल ऑफिस था, वो कहाँ था? कलकत्ता में था। आप ध्यान रखेंगे कलकत्ता में। लेकिन बाद में आप देखेंगे परमानेंटली स्थायी तौर पर इसका जो मुख्यालय है वो वर्ष 1937 में कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? मुंबई में। तो वर्तमान समय में आपसे पूछा जाएगा कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आप ध्यान रखेंगे, आप न्यू दिल्ली टिक न करें, इसका मुख्यालय मुंबई में, आप ध्यान रखेंगे। इसी वजह से आप देखेंगे जो मुंबई है इसको बोला जाता है फिनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। देश की वित्तीय राजधानी के रूप में किसे आप जानते हैं? मुंबई को, राइट। पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है? वो है दिल्ली, आप ध्यान रखेंगे। फिर लेटर आप देखेंगे दोस्तों वर्ष 1949 में 1949 में जो आप देखेंगे जब इसकी स्थापना हुई थी उसके बाद ये जो आरबीआई था ये एक प्राइवेट बैंक था, राइट। प्राइवेट बैंक था। लेकिन जब 1949 में इसे राष्ट्रीयकृत कर दिया गया तो ये पूरा का पूरा आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन ये हो गया। और वर्तमान समय में आप देखेंगे इट फॉल्स अंडर बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, राइट। आप जानते हैं कि पूरा का पूरा जो है भारत सरकार के अधीन है। वर्ष 1949 में जब इसे राष्ट्रीयकृत कर दिया गया तो ये भारत का एक पब्लिक सेक्टर का बैंक बन गया, राइट। पब्लिक सेक्टर का बैंक, ये आप ध्यान रखेंगे। आरबीआई को आप दोस्तों बोलते हैं बैंकों का बैंक, या इसे आप सरकार का बैंक भी बोलते हैं। आरबीआई से जो कॉमन पीपल ऑफ इंडिया है, देश के जो आम आदमी है, वो इससे जो है ऋण नहीं लेते हैं। आरबीआई का काम होता है दोस्तों पूरे देश में जो मुद्रा है उसको बेसिकली कंट्रोल में करना, महंगाई जैसी चीज़ों को कंट्रोल करना, और देश में वित्तीय जो विनिमय होता है उन सभी जैसी प्रक्रियाओं को कंट्रोल करने का काम आपकी आरबीआई करती है, राइट। दिस वन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये दोस्तों आरबीआई से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, उसका नाम है एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। बहुत महत्वपूर्ण है, निश्चित इससे सवाल पूछे जाते रहे और प्रीलिम्स में पास्ट में पूछे भी गए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसे आप बोलते हैं मौद्रिक नीति समिति,
इसे सबसे पहले आप देखेंगे वर्ष 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। 2016 में आपसे पूछा जाता है कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का प्रावधान लाया गया, तो आप बताएंगे उर्जित पटेल कमेटी। उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिशों के आधार पर आप देखेंगे भारत में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो है प्रावधान लाया गया। जब तक दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नहीं थी, इससे पहले आप देखेंगे जो भी इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती थी उन सभी को डायरेक्टली आरबीआई कंट्रोल करती थी। लेकिन जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का प्रावधान ले आया गया, उसके बाद से आप देखेंगे उन सभी चीज़ों को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो चीज़ें रिकमेंड करती है उनके बिहाफ पर उन चीज़ों को एग्जीक्यूट किया जाता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, राइट। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये भी सवाल पूछा गया डिजिटल रूपी के बारे में कि क्या डिजिटल रूपी जो आरबीआई है इसके द्वारा इसे लीगल टेंडर के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है या नहीं। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, द डिजिटल रूपी इज रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल टेंडर बाय आरबीआई। आरबीआई के द्वारा जो डिजिटल रूपी है इसे जो है एज लीगल टेंडर के रूप में इसे एक्सेप्ट किया जाता है। आप ध्यान रखेंगे, राइट। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो डिजिटल रूपी है ये जो आपके बैंक में डिपॉजिट्स होते हैं उनसे बाइफरकेट करता है, डिफ़र करता है। क्यों डिफ़र करता है, तो आप देखेंगे जो बैंक के डिपॉजिट्स होते हैं उन पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन जो डिजिटल रूपी है इन पे आपको कोई भी किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। ये किसके द्वारा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, राइट। आप जानते हैं कि जो बैंक की डिपॉजिट्स होती है उनको आप डिजिटल रूपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप ध्यान रखेंगे डिपॉजिट्स हेल्ड इन बैंक्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिजिटल रुपीज़, राइट। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। आरबीआई से रिलेटेड आपको 4-5 जो फैक्ट्स हैं उनको ध्यान रखने हैं। पहला फैक्ट्स है, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो आप बताएंगे फर्स्ट गवर्नर कौन थे दोस्तों, सर ऑसबॉर्न स्मिथ, राइट। सर ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, फर्स्ट इंडियन नेटिव गवर्नमेंट ऑफ आरबीआई कौन था, तो आप बताएंगे सर सीडी देशमुख, सीडी देशमुख, राइट। फिर आप जानते हैं वर्तमान समय में आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो कौन है, शक्तिकांत दास सर हैं। आपसे इनका क्रम पूछा जाएगा कि किस क्रम के हैं, तो ये 25वें नंबर के 25th गवर्नर हैं, राइट। आपसे दोस्तों पूछा जाएगा कि जो आरबीआई का सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर कौन है, तो आप बताएंगे बेंगल रामा राव सर जो है ये आरबीआई के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर रहे और आप देखेंगे ऑलमोस्ट 7 ईयर्स इन्होंने जो है ये सर्विस प्रोवाइड की, राइट। इसके साथ आपको दोस्तों एक फैक्ट और रिमेंबर करना है, वो है मनमोहन सिंह के जी के बारे में। मनमोहन सिंह आप जानते हैं भारत के आरबीआई के 15th गवर्नर थे, राइट। आरबीआई के किस नंबर के गवर्नर थे, तो 15वें नंबर के। और जब ये आप देखेंगे उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर बने, तो आपसे पूछा जाएगा कि किस क्रम के प्राइम मिनिस्टर थे, तो ही वाज 13वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे, 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप ध्यान रखेंगे। इतने फैक्ट्स आपको आरबीआई से दोस्तों प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एकदम हमेशा जो है पैरेट करके रखने हैं, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दिस वन। अब हम कवर करेंगे अर्बनाइजेशन के बारे में, जिसे आप सरल भाषा में दोस्तों कहते हैं शहरीकरण। दोस्तों शहरीकरण क्या होता है ये बताने की आवश्यकता है जी सच कोई है नहीं, क्योंकि ये एकदम ऑब्वियस चीज़ें हैं। आप जानते हैं शहरीकरण क्या, लेकिन फिर भी एक रेफरेंस के तौर पर आपको बता देते हैं। शहरीकरण आप जानते हैं कि जब गांव से रूरल एरिया से जब मास मूवमेंट होता है किधर की ओर, अर्बन सिटीज़ की ओर, शहर की ओर, तब इसी प्रोसेस को आप बोलते हैं बेसिकली अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, राइट। सिंपल भाषा में आपको ये ध्यान रखना है। शहरीकरण के 2 कॉन्सेप्ट हैं। पहले दोस्तों जब आप देखेंगे 18th और 17th सेंचुरी में जब भारत में अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, बेसिकली इनफैक्ट 18th सेंचुरी में, तब इसका जो प्रोसेस था वो इस प्रकार का था, इस प्रकार का, राइट। लेकिन 21st सेंचुरी में आप देखेंगे जो अर्बनाइजेशन इसका प्रोसेस कुछ इस प्रकार हो गया है, ये इसका पैटर्न इस प्रकार हो गया। इसका दोस्तों मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ जब शुरुआत हुई थी तो जो आप देखेंगे कि शहर के जो मेन हेडक्वार्टर्स होते थे, जो मेन आप देखेंगे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते थे, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशंस होते थे, उनके इर्द गिर्द जो शहर को बसाया जा रहा था। लेकिन चूंकि आप देखेंगे शहर जो है आप देखेंगे ओवर क्राउडेड हो चुके हैं, इसी वजह से शहर के जो मुख्य संस्थान हैं,
जो देखेंगे वहाँ की बुनियादी संस्थाएं, उनको अब इस शहर से बाहर शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि जो शहर का जो पेरिफेरल एरिया है वहाँ पर जो है नई सिटीज़ को डेवलप किया जाए, और इसी को आप बोलते हैं आउट ग्रोथ, राइट। इसको हम अभी आगे आपको बताते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे भारत में वर्ष 1687-88 में, आपको ये ईयर ध्यान रखना है, 1687-88 में भारत में पहली बार फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। कब? 1687-88 में। कहाँ पर स्थापना की गई थी? तो मद्रास में। ये आप ध्यान रखेंगे। इन 1687 एंड 88 द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया वाज सेटअप एट मद्रास। ये ध्यान रखेंगे, राइट। अब दोस्तों आप बात कर लेते हैं आउटग्रोथ के बारे में, राइट। आउटग्रोथ को समझने से पहले सबसे पहले आप समझ लेते हैं विलेज के बारे में। दोस्तों आप जानते हैं जो एक विलेज होता है वो एकदम क्लियर, आप देखेंगे क्लियरली आइडेंटिफाइबल होता है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन होती है उससे आप वाकिफ़ होते हैं। इनफैक्ट जो इसकी बाउंड्री होती है आप उससे वाकिफ़ होते हैं। आपको मालूम होता है कि इस पार्टिकुलर रीजन के बाद से एक दूसरा विलेज स्टार्ट होता है, और इस पार्टिकुलर रीजन के बाद से एक तीसरा विलेज स्टार्ट होता है। तो जो विलेज होता है वो क्लियरली आइडेंटिफाइबल होता है, राइट। लेकिन और इसकी आप लोकेशन से भी वाकिफ़ होते हैं। लेकिन जो आउटग्रोथ्स होती है दोस्तों, वो आप देखें उसमें जो अर्बन फीचर्स भी आपको देखने को मिलती हैं। शहर की जो भी बुनियादी संस्थाएं होती हैं, जो भी आपको शहर की जो लाभ होते हैं, वो सारी चीज़ें आउटग्रोथ में देखने को मिलती हैं। जैसे वहाँ पर आपको पक्का रोड भी देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी देखने को मिलेगी, राइट। जो भी आपको फिजिकल चीज़ें होती हैं शहर की, वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन इसे एक इंडिपेंडेंट टाउन नहीं माना जाता है, राइट। आप ध्यान रखेंगे, एंड और फिजिकली कंटिन्यूअस विद द कोर टाउन ऑफ द अर्बन एग्लोमेरेशन। जो एक शहरी आप देखेंगे बस्ती होती है, ये उससे जुड़ा हुआ होता है, लेकिन इसे एक इंडिपेंडेंट टाउन नहीं माना जाता। आप जानते हैं जो टाउन कई प्रकार के होते हैं, फॉर एग्जांपल लीगल टाउन, सेंसस टाउन एट्सेट्रा, राइट, सेंसस टाउन एट्सेट्रा। लेकिन ये जो आपका आउटग्रोथ होता है, इसे ना तो लीगल टाइप का ना तो सेंसस टाउन के किसी भी प्रकार की एक इंडिपेंडेंट टाउन के रूप में नहीं माना जाता। लेकिन आप देखेंगे जो एक शहर होता है, चूँकि उसके बाहर के एरिया जो धीरे धीरे डेवलप होता जाता है, तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? आउटग्रोथ्स बोलते हैं। कई बार आप इसे एज सिंपल एक्सटेंशंस भी बोलते हैं, राइट। यहाँ पर शहर की आपको सेम फीचर्स देखने को मिलती हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसे एक इंडिपेंडेंट टाउन नहीं माना जाता है। प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया है दिस वन। दोस्तों अर्बनाइजेशन का ये जो ग्राफ है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड कवर करने के बाद इसको डिस्कस करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। पहले आप ये समझ लीजिए जो प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन है दोस्तों, ये 3 कैटेगरी के तहत होता है। पहला होता है इनिशियल स्टेज, दिस वन इनिशियल स्टेज। दूसरा जो प्रोसेस होता है एक्सीलरेशन स्टेज, और जो थर्ड होता है उसे आप बोलते हैं टर्मिनेशन या टर्मिनेटिव स्टेज, राइट। वन बाई वन हम चर्चा कर लेंगे एक एक को। इनिशियल स्टेज क्या होता है? तो अर्बनाइजेशन के प्रोसेस में जो इनिशियल स्टेज होता है, इसमें आप देखेंगे जो यहाँ पर आपको क्या रूरल ट्रेडिशनल एक ग्रामीण परंपरागत समाज देखने को मिलेगा, जो कि आप देखेंगे मुख्य रूप से उसका जो काम क्या होगा वो किस में संलिप्त होता है? तो एग्रीकल्चर, यानी जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है वो उसमें जो है संलिप्त होता है, इन्वॉल्व होता है। जो रूरल ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है वो प्रीडोमिनेंस किस में होती है? एग्रीकल्चर में। और इसकी खास बात ये होती है कि यहाँ की जो सेटलमेंट होती है वो किस प्रकार की होती हैं? डिस्पर्स्ड होते हैं। डिस्पर्स्ड कहने का क्या मतलब होता है? मान लीजिए एक गांव यहाँ पर है, एक गांव यहाँ पर है, एक गांव यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, कुछ आपको घर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, फिर कुछ घर इस प्रकार, यानी बिखरे हुए वहाँ पर जो आपको सेटलमेंट का पैटर्न देखने को मिलता है। यही आपकी जो आप देखेंगे जो खासियत होती है, पहचान होती है रूरल ट्रेडिशनल सोसाइटी की। और यहाँ की मुख्य भूमिका क्या होती है? मुख्य व्यवसाय क्या होता है? तो एग्रीकल्चर या प्राइमरी जो एक्टिविटीज़ होती है, मत्स्य उत्पादन, ये सारी चीज़ें यहाँ के मुख्य जो है व्यवसाय होता है। ये आता है बेसिकली इनिशियल स्टेज के तहत, राइट। दूसरा एक स्टेज आता है दोस्तों जिसे आप बोलते हैं एक्सीलरेटिव स्टेज या फिर एक्सीलरेशन स्टेज, ये दिस वन। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर जो आप जो सोसाइटी होती है वो किस में इन्वॉल्व होती है? तो बेसिक रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इकोनॉमी टेक्स प्लेस। एक जो कंट्री होती है उसके एक्सीलरेटिव स्टेज में आप देखेंगे वो किस में इन्वॉल्व होती है? तो वहाँ पर आप देखेंगे जो इकोनॉमी होती है वो बेसिक रीस्ट्रक्चरिंग करती है, यानी कि आप सिंपली देखेंगे वहाँ पर नए नए उद्यम लगाए जाते हैं, राइट।
और ये विशेषता होती है कि डेवलपिंग नेशन की, एक्सेलरेटिव स्टेज में डेवलपिंग जो नेशंस होते हैं वो होते हैं, राइट। थर्ड जो आपकी कैटेगरी है वो आपकी टर्मिनेटिव स्टेज, जिसे आप बोलते हैं टर्मिनेशन स्टेज। टर्मिनेशन स्टेज में आप देखेंगे जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 70% से अधिक हो जाती है, यानी कि एक कंट्री जहाँ की पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन की 70% पॉपुलेशन से ज़्यादा लोग अर्बन सोसाइटी के हो जाते हैं, उसे आप बोलते हैं कि टर्मिनेटिव स्टेज, राइट। और ये किसकी आप विशेषता है, ये डेवलप्ड नेशंस की विशेषता है। तो तीनों प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछे गए हैं कि अर्बनाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसकी इनिशियल स्टेज की विशेषता क्या होती है, या किसे कहते हैं एक्सीलरेटिव स्टेज की विशेषता क्या होती है, टर्मिनेटिव स्टेज की विशेषता क्या होती है। इनफैक्ट ये भी पूछा गया है कि प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन के कितने चरण पाए जाते हैं, आप ध्यान रखेंगे मेनली 3 चरण होते हैं, राइट, दिस वन। अब हम आएंगे अपने इस ग्राफ पे। ये दोस्तों ग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है अर्बनाइजेशन का। इसमें आप देख रहे हैं अर्बन पॉपुलेशन दिखाई गई इस बार बढ़ते क्रम में, और इधर आपको जो है समयावधि है वो बढ़ते क्रम में दिखाई गई, राइट। 3 स्टेज आप देख सकते हैं। पहला है आप देख रहे हैं इनिशियल स्टेज, दूसरा है ट्रांजिशन स्टेज जिसे आप टर्मिनेटिव स्टेज कह सकते हैं, और थर्ड है टर्मिनल यानी टर्मिनेशन स्टेज जो हमने अभी चर्चा की, राइट। इनिशियल स्टेज में जो आपको क्या देखने को मिलता है, जो सोसाइटी है वो किस प्रकार की होती है, रूरल सोसाइटी होती है। ट्रांजिशन स्टेज में जो सोसाइटी है वो किस प्रकार की होती है, तो आप देखेंगे चूंकि इसका नाम ही है ट्रांजिशन, तो जो रूरल से आप किस में धीरे धीरे शिफ्ट करते हैं, अर्बन वाली कंडीशंस में। तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन आपको देखने को मिलता है बड़ी मात्रा में, और यहाँ पर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बहुत तेज़ी के साथ होता है, राइट। तीसरा आप देख रहे हैं जो ट्रांजिशन स्टेज से आप जो शिफ्ट करते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं, टर्मिनेशन स्टेज में। और ये यहाँ की जो सोसाइटी किस प्रकार की होती है, अर्बन सोसाइटी, एक शहरी समाज होता है। और ये विशेषता कहाँ की, हमने आपसे बताया था डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं ये वहाँ की विशेषता है। रूरल सोसाइटी आप देखेंगे जहाँ भी होगी वो किस प्रकार के देश होंगे, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज होंगे। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो कंट्रीज हैं वो किस में आएंगे, इनिशियल स्टेज ऑफ अर्बनाइजेशन प्रोसेस में आएंगे, और वहाँ पर चूंकि रूरल सोसाइटी है तो इस प्रकार वहाँ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज आप देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा है, राइट। जो ट्रांजिशन स्टेज की जो कंट्रीज होती हैं वो चूँकि आप जानते हैं डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, और इसी वजह से आप देखेंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा उद्यम होते हैं वो यहीं पर जो है डिप्लॉय किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, किसमें, डेवलपिंग कंट्रीज़ में। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम के लिए माइग्रेट करते हैं। गांव से लोग माइग्रेट करते कहाँ, शहरी को, और किस वजह से, काम की तलाश में, राइट। तो इसी वजह से यहाँ पर जो आप देखेंगे वर्क फोर्स आपको ईजिली मिल जाता है, इसी वजह से नए नए उद्यम लगाए जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत तेज़ी के साथ आपको देखने को मिलती हैं, राइट। और इसे इन्हीं जो ट्रांजिशन स्टेज की जो कंट्रीज होती हैं इन्हें आप बोलते हैं वाइब्रेंट, क्या बोलते हैं, वाइब्रेंट इकोनॉमीज़ आप बोलते हैं इनको, आप ध्यान रखेंगे, राइट। जो आपकी टर्मिनेशन स्टेज की जो कंट्रीज होती हैं दोस्तों ये आप देखेंगे एक बहुत आप देखेंगे स्टेबल आपको ये सोसाइटी देखने को मिलती है, स्टेबल इकोनॉमी होती है ये, चूँकि डेवलप्ड कंट्रीज होती है। इसी वजह से आप देखेंगे यहाँ की जो इकोनॉमी होती है वो किस पे बेस्ड होती है, सर्विस सेक्टर पर, राइट, सर्विस सेक्टर पर बेस्ड होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों आप वेरी इजीली इस ग्राफ से गेस कर सकते हैं कि किस रीजन में आपको कहाँ पर बहुत ज़्यादा सोशल इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपको आप देखेंगे जो बैड हाइजीन है वो देखने को मिलेगा, कहाँ पर ज़्यादा जो बीमारियाँ हैं वो प्रिवेलेंट होंगी, इलिटरेसी कहाँ पर है वो कहाँ ज़्यादा होगी। तो आप वेरी इजीली बता सकते हैं, चूँकि आप जानते हैं जो रूरल सोसाइटी है ये एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, यहाँ पर बेसिक एमिनिटीज़ की कमी पाई जाती है। इसी प्रकार यहाँ पर जितनी भी आपको असमानताएँ जो प्रॉब्लम्स हैं समाज से रिलेटेड, गरीबी हो चाहे भुखमरी हो चाहे आपको हत्या हो, राइट, बीमारियों का प्रकोप हो, महामारी हो, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहीं पर देखने को मिलेंगी। बल्कि अगर सुख सुविधाएं या आप समाज में हारमोनी आपको कहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगी, तो जो अर्बन सोसाइटीज़ होती हैं इस वाले रीजन में। लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी की आपसे बात की जाए कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, तो जो सेकेंड फेज होता है इसका अर्बनाइजेशन के, जिसे आप बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेज, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, यानी कह सकते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वहाँ पर, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण ग्राफ है, इससे आप वेरी इजीली अपना मेंस क्वेश्चन फॉर्मेट कर सकते हैं, राइट, दिस वन। दोस्तों आज के एपिसोड के माध्यम से, हमारा ये आज का पहला एपिसोड है इस सीरीज का, इसके माध्यम से हमने आज 3 टॉपिक कवर किए। पहला टॉपिक हमारा था मनरेगा, दूसरा था आरबीआई, और तीसरा है अर्बनाइजेशन। हमने इन टॉपिक्स पे काफ़ी रिसर्च करने के बाद प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं,
जो लगातार पास्ट के एग्जाम्स में पूछे गए और प्रीलिम्स में जो आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हमने उनको कवर किया है। राइट फ्रेंड्स, दोस्तों आगे के जो हम नेक्स्ट वीडियोस लाएंगे उसमें इन टॉपिक्स की संख्या बढ़ाएंगे, और लेकिन इनकी क्वालिटी आप देखें, आपको हूबहू देखने को मिलेंगी। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण ये सीरीज़ रहेगी, आप इसका बेनिफिट जरूर लीजिए। दोस्तों वीडियो ठीक लगा हो तो आप कमेंट में अपने फीडबैक से अवगत जरूर कराएं। दोस्तों आप सबकी इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।